जय हिंद साथियों। दोस्तों, आज का ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के इस सेशन के अंदर हम संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद को लेकर आपके सामने हाजिर हैं। कोई भी परीक्षा हो, आपके भारत के अंदर कोई भी गवर्नमेंट जॉब का अगर एग्जाम देंगे और अगर वहां संविधान पूछा जाएगा तो अनुच्छेद से सवाल निश्चित रूप से बनता है। वर्तमान में जैसे कि एसएससी जीडी की परीक्षाएं चल रही हैं, इसी को दृष्टिगत रखते हुए बाकी जो रेलवे की वैकेंसी आई है उसको दृष्टिगत रखते हुए इस वीडियो को हम आपको लेकर आए हैं। मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे और अगर शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर अनुच्छेद से प्रश्न बना, वो चाहे भारत की कोई भी एग्जाम हो, निश्चित रूप से वो इसी वीडियो से होगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखेंगे क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने एक एक प्रश्न का बहुत ही डिटेल डिस्कशन दिया है, बहुत ही डिटेल। इसलिए आपको दोबारा किसी अन्य वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के बीच शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्त, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन की। पहला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो इसका सिंपल सा जवाब है, ये सभी लोग जानते हैं कि 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी उस समय जिस समय भारत का संविधान लागू हुआ। लेकिन वर्तमान में अगर हम आपसे पूछ दें कि वर्तमान समय के अंदर संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो अनुच्छेद तो 395 ही हैं। अनुसूचियों की बात करें तो अब अनुसूचियां 8 से बढ़ के 12 हो गई हैं। पहले 8 थी, अब इस समय 12 हैं। और अगर हम भाग बात करें कि संविधान के कितने भाग हैं, तो उस समय भी 22 थे और वर्तमान समय के अंदर भी 22 ही भाग हैं। उपभाग सहित अगर हम बात करें तो भागों की संख्या टोटल 25 हो जाती है। तो 4 अनुसूचियां जो बढ़ गई, वो कौन कौन सी अनुसूचियां हैं? तो पहली अनुसूची जो बढ़ी वो 9वीं अनुसूची बढ़ी। 8 के बाद से 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया दोस्त प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा। फिर उसके आगे आप देखेंगे तो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और यह जोड़ी गई 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा। फिर 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, यह जोड़ी गई 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। फिर आगे 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और यह जोड़ी गई 74वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा। तो ये क्रमशः 4 अनुसूचियां जोड़ी गई। 51, फिर उसके बाद से 73 में, सॉरी 51, उसके बाद से 85, 85 के बाद से 92, 92 के बाद से 93। तो इस तरीके से 4 अनुसूचियां जोड़ी गई। इसमें एक सवाल दोस्त सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बनता है, पूछा गया है एग्जाम के अंदर कई बार ये प्रश्न पूछ दिया गया है कि किस अनुसूची में दल बदल से संबंधित वर्णन है। तो अनुसूची 10 में याद रखिएगा, दल बदल से संबंधित वर्णन है। तो ये रहा इस प्रश्न का डिटेल डिस्कशन। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पे। इसलिए हमने कहा है कि वीडियो को बिल्कुल बीच में स्किप नहीं करेंगे, बहुत ही डिटेल डिस्कशन हमने दिया है। संविधान के किस अनुच्छेद में अंकित किया गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो इंडिया अर्थात भारत एक राज्यों का संघ होगा, ऐसा वर्णन अनुच्छेद 1 में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में इस प्रकार का वर्णन दिया गया है। और यह भी सवाल एक पेपर के अंदर कई बार आया है कि भारतीय संविधान में भारत के कुल कितने नामों का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान में भारत के 2 नामों का उल्लेख है, एक इंडिया और एक भारत, और वो है अनुच्छेद 1 में, आर्टिकल 1। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान का वर्णन है? तो देखिएगा दोस्त, नागरिकता संबंधी प्रावधान अगर हम बात करें तो ये आते हैं आपके अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 के बीच। अब अगर हम बात करें तो नागरिकता से संबंधित प्रावधान जब हम 5 से 11 में पढ़ते हैं तो भारतीय संविधान के किस भाग के अंदर आता है, यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि नागरिकता संबंधी प्रावधान जो है संविधान के किस भाग में निहित है? तो भाग 2 है। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। भाग जो 2 आता है वो अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक है और भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान का वर्णन है। दूसरी चीज अगर हम पूछें कि भारत में किस प्रकार की नागरिकता है, तो भारत में एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता का मतलब एक ही बात, ऐसा नहीं है कि हमको सेंट्रल गवर्नमेंट अलग तरीके से नागरिकता देती है और स्टेट अलग तरीके से देता है, नहीं, एक ही नागरिकता की हम भारतीय नागरिक हैं। दूसरी चीज, यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि एकल नागरिकता का प्रावधान भारत के अंदर संविधान के अंदर जो जोड़ा गया वो किस देश से लिया गया है? तो एकल नागरिकता का प्रावधान दोस्त ब्रिटेन से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। अगला प्रश्न भी कई बार पेपर के अंदर आया कि भारत में नागरिकता ग्रहण करने के कुल कितने तरीके हैं? तो भारत में नागरिकता ग्रहण करने के दोस्त कुल 5 तरीके हैं। इसको आप ब्रांड ट्रिक से याद रख सकते हैं। ब्रांड का मतलब B से हो गया बर्थ यानी जन्म से, R से हो गया रजिस्ट्रेशन पंजीकरण से, 1 से हो गया एरिया क्षेत्रफल से यानी किसी क्षेत्र को मिला करके, उसके बाद से N से हो गया नेचुरलाइजेशन, इसका मतलब हो गया देशीकरण से, और D से हो गया डिसेंट यानी वंश से। तो 5 प्रकार से आप नागरिकता को भारत के अंदर ग्रहण कर सकते हैं। इसका पूरा का पूरा उल्लेख CA आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CA कानून 1955 में दिया गया है। ये रहा पूरा का पूरा डिटेल क्वेश्चन। आगे चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पे।
कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार संबंधी प्रावधान है। तो देखिए दोस्त, नागरिकों को मौलिक अधिकार संबंधी जो प्रावधान दिया गया वो है अनुच्छेद 12 से 35। तो अनुच्छेद अगर पूछेगा तो 12 से 35 बता देंगे। अगला क्वेश्चन इसमें आता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन है। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। अगला प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो भारतीय संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला प्रश्न ये पूछा गया है कई बार कि भारतीय संविधान के अंदर मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूएसए से मौलिक अधिकार को लिया गया है, फंडामेंटल राइट्स जिसको हम कहते हैं। और अगर हम बात करें कि मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया, तो मौलिक कर्तव्य दोस्त लिया गया रूस से, यूएसएसआर से, है ना, पहले उसका नाम था यूएसएसआर, तो रूस से लिया गया है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। दोनों चीजों को एक साथ बताने का पीछे का रीजन है कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं। नौकरियों तथा शैक्षिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है। तो जो नौकरियों में रिजर्वेशन है, जो नौकरियों में आरक्षण दिया गया, वह दिया गया दोस्त अनुच्छेद 16 के तहत। और इसलिए इस सवाल का बिल्कुल राइट जवाब होने वाला है विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी दोस्त बिल्कुल सवाल का राइट जवाब होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसमें ज्यादा कुछ समझाने की बात नहीं है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता यानी छुआछूत को समाप्त करने का प्रावधान है। तो देखिए दोस्त, छुआछूत से संबंधित प्रावधान का वर्णन अनुच्छेद 17 में है। जो जातिगत आधार पर छुआछूत भारत के अंदर फैला, उसको समाप्त करने से संबंधित प्रावधान है अनुच्छेद 17 में। और अगर हम बात करें तो ये छुआछूत संबंधित प्रावधान संविधान के जो हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 14 से लेकर के और 18 के बीच में, वो किसके अंतर्गत आता है। तो याद रखिएगा, समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। मौलिक अधिकारों में कई प्रकार के अधिकार हैं, तो उसमें यह समानता का अधिकार है। समानता के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है, और उसी में 17 है कि भाई छुआछूत को समाप्त कर दिया जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन है। तो प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन दोस्त दिया है अनुच्छेद 19 फर्स्ट में। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 19 की, तो अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन है। एक व्यक्ति कैसे स्वतंत्र रह सकता है, उसके अधिकार का वर्णन है। जैसे 14 से 18 के बीच, अनुच्छेद 14 से 18 के बीच आप देखेंगे तो वहां पे आपका वर्णन मिलता है समानता के अधिकार का। वैसे ही 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन है। और अकेले अगर 19 में हम बात करें तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। अकेले 19 में पहली स्वतंत्रता दी जाती है अनुच्छेद 19 में, वह है आपको बोलने की स्वतंत्रता, आपके अभिव्यक्ति की आजादी, आप बोल सकते हैं। दूसरा है सभा करने की स्वतंत्रता है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, घूमने की स्वतंत्रता है, व्यापार करने की स्वतंत्रता है, रहने की स्वतंत्रता है। तो ये सारी स्वतंत्रताएं आपको अनुच्छेद 19 के अंदर मिलती हैं। टोटल 6 प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान है दोस्त, और इसी में आता है अनुच्छेद 19 का फर्स्ट। इसी में प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन भी मिलता है। और एक चीज और बता दे रहे हैं कि अनुच्छेद 19 जो है वो केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को यह अधिकार नहीं दिया गया है, केवल भारत के नागरिकों को। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नागरिकों पर लागू होता है। तो अनुच्छेद 19 सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए दिया गया है। बाकी बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स विदेशियों के लिए भी हैं, लेकिन केवल भारत के नागरिकों के लिए अनुच्छेद 19 है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो ये तो दोस्त बहुत आसान है, बच्चों का शोषण ना हो, बच्चे कल कारखाने में काम ना करें, इसके लिए कहा गया भाई 14 वर्ष से अगर कम उम्र के बच्चे हैं तो किसी ऐसी फैक्ट्रियों में काम ना करें जिससे उनके जान का खतरा हो। तो ये अनुच्छेद 24 के अंदर इसका वर्णन दिया गया है। आगे चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है। तो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की अगर हम बात करें तो यह है दोस्त अनुच्छेद 29 में। अनुच्छेद 29 में, क्योंकि अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 29 और 30 इन दो चीजों में एक चीज का वर्णन है। अनुच्छेद 29-30 में जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनको अपने संस्कृति के हिसाब से अपना जो भी है उसको करने का अधिकार है, यानी संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार है। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार हम लोग पढ़ते हैं अनुच्छेद 29 एवं 30 में, और संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार ये अल्पसंख्यकों को दिया गया। अब अगर हम पूछे कि अल्पसंख्यक होते कौन है, तो बहुत सारे बच्चे यही नहीं जानते हैं। ये तो रट लिया कि भाई अनुच्छेद 29-30 में अल्पसंख्यकों के हितों के संबंधी संरक्षण का वर्णन है, लेकिन अल्पसंख्यक किसे कहते हैं। तो भारतीय संविधान का अल्पसंख्यक को 6 वर्गों में बांटा गया। 6 वर्ग हैं, 6 समुदाय ऐसे हैं जिनको अल्पसंख्यक कहा गया। जैसे
आप इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं, मिस बीजेपी, मिस बीजेपी। एम से हो गया मुस्लिम, आई से हो गया ईसाई, एस से हो गया सिख, बी से हो गया बौद्ध, जे से हो गया जैन, पी से हो गया पारसी। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि ये 6 समुदाय ऐसे हैं, 6 कैटेगरी ऐसी हैं जिनको हम अल्पसंख्यक कहते हैं, और इनसे वर्णन जो है अनुच्छेद 29 में मिलता है। ठीक है, उसी में आप आगे देखते हैं कि अनुच्छेद 30 में दिया गया है कि अल्पसंख्यक जो है अपने हिसाब से अपना शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, उसका प्रशासन कर सकते हैं और अपना नियमानुसार उसको चला सकते हैं। तो ये चीजें अनुच्छेद 30 में दी गई है, शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार है। और अनुच्छेद 29 में क्या है, तो सरकार उनके हितों का संरक्षण करेगी। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा अनुच्छेद भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की अगर हम रक्षा की बात करें, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो दिए गए उसका कोई ना कोई तो संरक्षक होना चाहिए ना, और उसका संरक्षक कौन बना? आपका सुप्रीम कोर्ट। ये आपको सुरक्षा देता है अनुच्छेद 32 के तहत। अनुच्छेद 32 के तहत भारत के अगर संविधान के अंदर यह प्रावधान किया गया कि अगर भारत के नागरिकों का कोई मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसकी रक्षा की जिम्मेदारी लेता है। इसलिए अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। क्या कहा? संविधान की आत्मा कहा गया। बाकी इसे हम संवैधानिक उपचारों के अधिकार के भी नाम से जानते हैं। अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों के अधिकार की भी संज्ञा दी गई। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का यह पावर है कि वो 5 प्रकार के रिट, 5 प्रकार की याचिकाएं जारी कर सकता है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे कहते हैं आप हैबियस कॉर्पस। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कि कोई अगर मान के चलिए ऐसा मुलजिम है, कोई ऐसा आरोपी है जिसको पुलिस गिरफ्तार करती है, तो यह सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि उसको 24 घंटे के भीतर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। तो इसे कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस। दूसरा है परमादेश, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मैंडमस, और इसका मतलब है कि हम आदेश देते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा। तीसरी चीज है अधिकार परीक्षा, जिसको हम कहते हैं क्यू वारंटो। क्यू वारंटो का मतलब किस अधिकार से, किस हैसियत से आपने काम किया। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं, ये केवल सरकारी तंत्र पे ही लागू होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी शक्तियों से बढ़ के काम कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा थानों के अंदर, है ना, कोई पुलिस अधिकारी है, या ऐसा नहीं कि हर विभाग के अंदर मिल जाता है कि वर्दी के रौब में अपने पावर से भी ज्यादा बढ़ के वो काम कर दे जाते हैं। तो ऐसे में किस अधिकार से आप इस काम को किए हैं, यह चीज पूछने का अधिकार जो है यह सुप्रीम कोर्ट को है, अधिकार परीक्षा, जिसको क्यू वारंटो कहते हैं। और इसमें बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है अगर कोई व्यक्ति अपने अधिकार से बढ़ चढ़ के आगे काम करता है। आगे है प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब मना करना। कोई ऐसा काम कर रहा हो जो निश्चित रूप से संविधान के फंडामेंटल राइट्स, भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा हो, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगा सकती है। अगला है उत्प्रेषण। प्रतिषेध को बोलते हैं प्रोहिबिशन, और उत्प्रेषण को बोलते हैं सटिलेरियो, सूचित करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को। तो ये टोटल आपके 5 प्रकार के रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। इंग्लिश में कहे तो हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, क्यू वारंटो, प्रोहिबिशन और सटिलेरियो। इस प्रकार के 5 अधिकार जो हैं सुप्रीम कोर्ट के पास है। अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह सीधा सीधा अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पे। किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के उल्लेख की अगर हम बात करें तो यह दिया गया है अनुच्छेद 36 से 51। 36 से 51 के बीच डीपीएसपी का वर्णन है। और डीपीएसपी जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है वह भारतीय संविधान के भाग 4 में आ जाता है, जिसका विस्तार अनुच्छेद 36 से 51 में है। ये दोस्त कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत आता है? भारतीय संविधान का भाग 4 डीपीएसपी का उल्लेख करता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख करता है। चलते हैं दोस्त। अच्छा, एक सवाल यह भी पूछा जाता है कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी भारतीय संविधान के अंदर किस देश के संविधान से जोड़ा गया? तो याद रखिएगा आयरलैंड का संविधान था। आयरलैंड के संविधान से हम राज्य का नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी को भारतीय संविधान में जोड़ के रखे हुए हैं। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? कल्याणकारी राज्य की अगर हम बात करें तो इसका वर्णन अनुच्छेद 39 में है। यानी सरकार को एक जिम्मेदारी दी गई, सरकार को एक जिम्मेदारी दिया अनुच्छेद 39 कि भाई तुम कल्याणकारी राज्य की स्थापना करो। कल्याणकारी राज्य का मतलब लोगों के कल्याण के लिए काम करना है। तभी तो सरकार ने सरकारी अस्पताल खोले, सरकारी विद्यालय चलते हैं, सरकारी अस्पताल के साथ सरकारी विद्यालय हो गया, सरकारी बसें चलती हैं, ट्रेन चलती हैं। तो ये सब क्या है? ये सरकार का एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिससे लोगों का कल्याण हो सके। तो अनुच्छेद 39 इसकी बात करता है, कल्याणकारी राज्य की बात करता है। आगे आप देखेंगे तो अनुच्छेद 39A आ जाता है, इसमें समान न्याय संहिता की बात की गई। इसमें
एक ही तरीके का कानून लागू होगा, ठीक है ना। तो आगे हम बात करेंगे नालसा की स्थापना हुई, चलिए आगे हम उसकी बात करेंगे कभी। आगे कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सरकार को, राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित प्रावधान का वर्णन है? तो इसमें है दोस्त अनुच्छेद 40। गांधी जी का एक सपना था कि भाई भारत गांव का देश बने, गांव को समृद्ध बनाए हम। तो अनुच्छेद 40 के अंदर इस प्रकार का वर्णन है, राज्य सरकारों को डायरेक्टली निर्देश है कि वो ग्राम पंचायतों का गठन करेंगे। ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित वर्णन अनुच्छेद 40 में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? तो फंडामेंटल राइट्स जोड़ा गया दोस्त आपका अनुच्छेद 51A में। अनुच्छेद 51A में फंडामेंटल राइट्स को जोड़ा गया, और ये जो जोड़ा गया 51A के अंदर, यह जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वां संविधान संशोधन हुआ कब? तो 42वां संविधान संशोधन दोस्त हुआ है 1976 के अंदर। और अगर हम बात करें कि मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज ये किस देश के संविधान से ली गई है? तो फंडामेंटल ड्यूटी यानी मौलिक कर्तव्य जो है वो रूस के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया? रूस के संविधान से लिया गया। दूसरी चीज हम बता दें कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा ऐसा नहीं कि केवल मौलिक कर्तव्य को ही जोड़ा गया, इसके अलावा भी 2-3 शब्द जुड़े संविधान के अंदर, और वो प्रस्तावना में जुड़े जाके डायरेक्ट, जैसे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। यह सवाल भी कई बार पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? तो यह है 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है? तो राष्ट्रपति पे अगर महाभियोग की प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो इसका वर्णन दोस्त मिलता है अनुच्छेद 61 में। किसके मिलता है? अनुच्छेद 61 में। अच्छा, राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का मतलब समझते हैं? महाभियोग की प्रक्रिया चलती है तो राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ जाता है। और कब ऐसा होता है कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? जब वो संविधान का वायलेशन करेगा, संविधान का उल्लंघन करेगा। जब ये संविधान का उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा तो संसद के किसी भी सदन द्वारा उस सदन के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर करके और 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को यह सूचना देनी होती है। जैसे मान लीजिए लोकसभा से यह काम हुआ, लोकसभा को लगा कि नहीं राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, तो वहां के 1/4 सदस्य जो है अपना सिग्नेचर करके 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित कर देंगे, इन्फॉर्म कर देंगे। फिर लोकसभा से ही 2/3 सदस्य जो है उस पर मुहर लगाएंगे। फिर आगे राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा इसकी विचार करेगा, जांच करेगा। दोनों जगहों से पास होने पर राष्ट्रपति को अपना पद त्यागना पड़ जाता है। यही होती है महाभियोग की प्रक्रिया, और इसका वर्णन अनुच्छेद 61 के अंदर दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो उपराष्ट्रपति पद के अगर प्रावधान की बात करें तो यह अनुच्छेद 63 में कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत का उपराष्ट्रपति होगा, ऐसा वर्णन अनुच्छेद 63 में आपको मिल जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, यह दिया गया है अनुच्छेद 75 में। विकल्प नंबर ए बिल्कुल प्रश्न का राइट जवाब होने वाला है। अच्छा, अनुच्छेद 75 एक और बात कहता है। अनुच्छेद 75 कहता है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा और जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो यह भी कई बार प्रश्न आ गया है कि प्रधानमंत्री के नियुक्ति से संबंधित वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है, किस आर्टिकल में है? तो याद रखेंगे आर्टिकल 75, अनुच्छेद 75 के अंतर्गत भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति का वर्णन दिया गया है। और कौन नियुक्ति करता है दोस्त भारत के प्रधानमंत्री की? तो राष्ट्रपति करते हैं। क्लियर होगी बात? चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? महान्यायवादी की अगर हम बारे में बात करें तो महान्यायवादी भारत का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी, सबसे बड़ा विधि अधिकारी पूरे भारत देश का वो होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसको आप कहते हैं महान्यायवादी। यह क्या होता है कि भारत सरकार का यानी ये केंद्र सरकार का प्राथमिक वकील होता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट के अंदर सरकार को अगर कोई दलील देनी है तो उसका प्राथमिक वकील, प्रथम वकील सरकार की तरफ से जो खड़ा होगा वो यही व्यक्ति है महान्यायवादी। और इसकी नियुक्ति की बात करें कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो महान्यायवादी की नियुक्ति करता है दोस्त राष्ट्रपति। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो 6 माह की अनिवार्यता का उल्लेख है दोस्त अनुच्छेद 85 में। अनुच्छेद 85 में, अनुच्छेद 85 के अंदर बताया गया कि संसद के 2 अधिवेशन जो भी होंगे तो उसके बीच कितने का गैप रह सकता है? अधिकतम 6 महीने का गैप रह सकता है। चलिए अगर हम बात करें आगे, इसमें और भी सवाल बनेंगे, चलिए उसके बारे में बाद में हम चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो लोकसभा को देखिए, यही सवाल की हम चर्चा करना चाह रहे थे और आ भी गया।
राष्ट्रपति के पास अधिकार है लोकसभा को भंग करने का, और जैसे ही लोकसभा भंग होती है पूरी सरकार गिर जाती है, फिर दोबारा से चुनाव करना पड़ता है। तो राष्ट्रपति जो है संविधान के अनुच्छेद 85 के अंतर्गत उसको पावर है लोकसभा को भंग करने का। लोकसभा को एक नाम से जाना जाता है, लोकसभा को दोस्त हम लोग कहते हैं द्वितीय सदन। क्या कहते हैं? द्वितीय सदन। और साथ ही साथ एक सवाल यह भी बनता है कि किस संसद के किस भाग को, किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता है। तो याद रखिएगा, राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, लोकसभा को भंग किया जा सकता है। और लोकसभा को कौन भंग करेगा? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 85। लेकिन राज्यसभा को कोई भंग नहीं कर सकता है, राज्यसभा को कोई नहीं भंग कर सकता है, क्योंकि उसके 1/3 सदस्य हर 2 साल बाद रिटायर्ड हो जाते हैं। वजह बस यही है, और इसी क्रम से वजह से राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो अपना स्थायित्व बनाए रखते हैं, और इसलिए उसको भंग नहीं किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? तो मान लीजिए कोई ऐसा विधेयक है, इसका वर्णन देखिए, सबसे पहले बता दें अनुच्छेद 108 में है। विकल्प नंबर बी प्रश्न का राइट जवाब होगा। तो एक चीज हम बता दे रहे हैं कि राष्ट्रपति किसी ऐसे विधेयक पर विचार विमर्श करना चाहता है जिसमें दोनों सदनों की अनुमति आवश्यक है, तो क्या करता है? राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों को बुला सकता है, वो उसकी अध्यक्षता कर सकता है ना। अध्यक्षता तो वैसे लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, लेकिन बुलाने का अधिकार जो है, संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार, ये अनुच्छेद 108 में राष्ट्रपति के ही पास है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई? तो यह दिया गया दोस्त अनुच्छेद 110। विकल्प नंबर सी याद रखेंगे। मनी बिल के बारे में, धन विधेयक के बारे में अनुच्छेद 110 के बारे में वर्णन दिया गया है। अनुच्छेद 110 याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है दोस्त अनुच्छेद 123। अब अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश होता है कि ऐसा कानून जिन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किया जाता है। मंत्रिमंडल ने सलाह दिया कि भाई एक कानून बनाना है हमको, तो अध्यादेश एक समझ सकते हैं कि एक छोटा मोटा कानून का ही रूप है। लेकिन यह कब आता है? जब मंत्रिमंडल सलाह देगा तो राष्ट्रपति कानून का ही एक छोटा सा फॉर्मेट अध्यादेश लेकर आ जाते हैं। तभी तो इसकी परिभाषा बनी। अध्यादेश किसे कहते हैं? कि ऐसा कानून जिन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रतिपादित किया जाता है, उसे ही अध्यादेश कहते हैं। और इसका वर्णन अनुच्छेद 123 के अंदर दिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग अगर चलाना चाहते हैं तो यह है अनुच्छेद 124। राष्ट्रपति का आपने देखा अनुच्छेद 61। राष्ट्रपति में महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 61 में है। और अगर हम बात करें कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को महाभियोग की प्रक्रिया, तो इसका वर्णन अनुच्छेद 124 के अंदर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो परामर्श लेने का अधिकार, जो परामर्शदात्री अधिकार है, यह है 143 अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। किसी ऐसे मुद्दे पर राष्ट्रपति को अपने विवेक का प्रयोग उसको न समझ में आ रहा हो तो वह सीधा का सीधा सर्वोच्च न्यायालय से क्या कर सकता है? परामर्श ले सकता है। और यह जो है अनुच्छेद 143 के अंदर इसका वर्णन दिया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का वर्णन है? वित्त आयोग के गठन का वर्णन है दोस्त अनुच्छेद 280 के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर के अंदर कई बार पूछा जा चुका है। वित्त आयोग के गठन का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में है। अगला है संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, ऐसा वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 300 के क में। अनुच्छेद 300 के क में संपत्ति के अधिकार को क्या बताया गया? संवैधानिक अधिकार। पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था और इसको अनुच्छेद 31 में हम लोग पढ़ते थे, लेकिन आगे चल करके इसको चेंज किया गया है ना, क्योंकि जब मौलिक अधिकार हो जाएगा संपत्ति का अधिकार तो सरकार को बहुत सारी चीजों में अड़चनें पड़ती थी। कोई भी विकास तरीके की योजनाएं चलती है, उसमें आपको जमीन की आवश्यकता पड़ती थी, जगह की आवश्यकता पड़ती थी, किसान देते नहीं थे, लोग देते नहीं थे, तो इस वजह से इसको चेंज किया गया और संपत्ति के अधिकार अब वर्तमान के समय के अंदर संवैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसका वर्णन अनुच्छेद 300 के क में है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्त। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन है, तो यह है दोस्त आपका अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। अनुच्छेद 21 में आप पढ़ते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन। अब अनुच्छेद 21 की अगर हम बात करें तो इसमें ऐसा नहीं कि एक ही चीजें हैं, इसमें आपका आ जाता है निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, ये भी अनुच्छेद 21 के अंदर है। अगला है विदेश जाने का अधिकार, ये भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है। और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब आपके शरीर को कोई कैद नहीं कर सकता है। भाई जेल में तो आप जाते हैं वो बात अलग है, क्योंकि आप कानून के नियमों का उल्लंघन करेंगे, लेकिन ऐसे सामान्यतः आपको कोई भी प्राइवेट पार्टी या गवर्नमेंट पार्टी आपके शरीर को कैद नहीं कर सकती है।
यह ऐसा दिया गया अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। बाकी अनुच्छेद 21 में आगे चल करके एक बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद जुड़ा, अनुच्छेद 21 क या अनुच्छेद 21 ए कह सकते हैं। इसमें यह कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को सरकार निःशुल्क शिक्षा मुहैया कराएगी। सरकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या करेगी? निःशुल्क शिक्षा मुहैया कराएगी। तो इसका वर्णन भी अनुच्छेद 21 क में देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो हिंदी भारत की राजभाषा है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। नहीं, हिंदी भारत की राजभाषा है। राजभाषा उसे कहते हैं कि जिसका हम लोग प्रयोग कार्यालयों के अंदर, ऑफिस के अंदर कामकाज के रूप में प्रयोग करते हैं। कामकाज के रूप में प्रयोग की जाने वाली भाषा, उसी को राजभाषा कहते हैं। और इसका वर्णन अनुच्छेद 343 के फर्स्ट में है। विकल्प नंबर 1 प्रश्न का राइट जवाब होगा दोस्त। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो यह है दोस्त अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 के तहत देखिए, भारत के अंदर राष्ट्रपति 3 प्रकार का आपातकाल लगाता है। पहला आपातकाल होता है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा है राष्ट्रपति शासन लग जाता है, और तीसरा होता है वित्तीय आपातकाल। तो 3 प्रकार से आपातकाल लगते हैं। तो जो पहला आपातकाल है अनुच्छेद 352 के तहत लगता है, उसमें क्या होता है कि भारत में बाहरी आक्रमण हो जाए या सशस्त्र विद्रोह हो जाए। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति क्या करते हैं? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं, और ऐसा वर्णन अनुच्छेद 352 में दिया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर, राज्यों में संवैधानिक अंदर, अगर किसी स्टेट के अंदर कोई ऐसा राज्य है जिसके अंदर संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, वहां की सरकार उसको ढंग से नहीं चला पा रही है, खुलेआम नागरिक जो है कि संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, तो वहां पर ऐसी स्थिति में जो है राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। तो यह है अनुच्छेद 356 में, अनुच्छेद 356 में। और बाहरी आक्रमण होगा तो 352 है, और अंदर के अंदर ही कलह मच गया तो यह अनुच्छेद 356। ठीक है, विकल्प नंबर बी याद रखेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है? वित्तीय आपातकाल दोस्त है अनुच्छेद 360, जो कि भारत में अभी तक एक भी बार लागू नहीं हुई है। वित्तीय आपातकाल अभी नहीं लागू हुआ है। ठीक है ना, बाकी सब लग चुके हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को संविधान संशोधन की प्रक्रिया का अधिकार है? तो यह है दोस्त अनुच्छेद 368, याद रखेंगे अनुच्छेद 368। इसके तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है, प्रावधान है। और यह संविधान संशोधन की प्रक्रिया अगर हम पूछे कि किस देश से ली गई है, तो यह लिया गया है दोस्त साउथ अफ्रीका से, यानी कि दक्षिण अफ्रीका से। याद रखेंगे, संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। इसका वर्णन अनुच्छेद 368 में मिलता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण दिए जाते हैं? तो ये सब अलंकरण दिए जाते हैं दोस्त अनुच्छेद 18 में। और अनुच्छेद 18 को हम एक और चीज के नाम से जानते हैं, उपाधियों का अंत। ये उपाधियों का अंत भी है। इसमें उपाधियों के अंत के बारे में, जैसे पहले क्या हो जाता था, लोग अपने इच्छा से, अपने मन मर्जी से अपने नाम के आगे लगा लेते थे, चक्रवर्ती, राजा, सम्राट, धीराज, ये इस प्रकार से लिखते थे ना। तो अपने हिसाब से अपने नाम का आप नामकरण नहीं कर सकते भाई। अगर आपकी मेहनत के द्वारा, जैसे आप कर्नल बन गए, ब्रिगेडियर बन गए, डॉक्टर बन गए, तो अपनी मेहनत से जो उपाधियां धारण करेंगे वो अपने नाम के आगे लगा सकते हैं। लेकिन ऐसे जो मन के अंदर अपने ही मन से, कोई बड़ा परिवार से है तो अपने आगे नाम के आगे इस प्रकार से लिखने लगा, तो ये उपाधियां खुद से धारण करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो उपाधियों के अंत के बारे में भी वर्णन है। बाकी भारत रत्न, पद्म विभूषण, ये जो अलंकरण दिए जाते हैं, ये अनुच्छेद 18 के ही तहत दिए जाते हैं। ये उपाधियां हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता के अधिकार का वर्णन है? तो हम बता चुके हैं, बहुत पहले शुरुआत में ही बताया, अनुच्छेद 14 से 18 के बीच समानता के अधिकार का वर्णन है। अनुच्छेद 14 में आप देखेंगे तो सबसे पहले यही कहता है कि कानून के समक्ष समता तथा कानून के समान संरक्षण, अनुच्छेद 14 कहता है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि राज्य 5 चीजों पे भेदभाव नहीं कर सकता है। RRCGB माने आपका धर्म के आधार पे, वंश के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे, इन 5 चीजों पे राज्य जो है, किसी भी प्रकार का कोई भी राज्य भारत के अंदर या खुद भारत सरकार उस व्यक्तियों के साथ भेदभाव नहीं कर सकती है। 16 है आपके नौकरियों में आरक्षण की बात है। 17 आप देखेंगे तो छुआछूत है, और 14 से 18 आपका देखेंगे तो उपाधियों का अंत है। ठीक है, तो यही 14 से 18 के बारे में वर्णन है। समानता का अधिकार, समाज को कैसे इक्वलाइज किया जाए, इसके बारे में वर्णन दिया गया है दोस्त। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को किसी कारखाने में काम करने पर प्रतिबंध है? ये क्वेश्चन बता चुके हैं, अनुच्छेद 24 है। क्या है? अनुच्छेद 24। ठीक है, याद रखेंगे। किस संविधान के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया
किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि भारत का प्रत्येक नागरिक प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं समर्थन करेगा। प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण समर्थन करना अनुच्छेद 48A में आता है। किसमें आता है? अनुच्छेद 48A में प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं समर्थन से संबंधित प्रावधान है। ठीक है, आगे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में एक समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का वर्णन है? एक समान नागरिक संहिता हम बात करें कि सभी के लिए एक समान कानून होगा, वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। पहले क्या होता था कि अलग अलग समुदाय अपने हिसाब से, अपने धर्म के हिसाब से अलग अलग आचरण किया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। एक समान नागरिक सिविल संहिता है, लागू हो चुकी है यह भारत देश के अंदर अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड, और यह अनुच्छेद 44 के अंदर इसका पूरा का पूरा वर्णन मिलता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है? तो संसद जो है राज्य सूची के बारे में, राज्य सूची के विषय में कानून बना सकता है, ऐसा वर्णन दोस्त है अनुच्छेद 249 में। अनुच्छेद 249 में जो है संसद को राज्य सूची के संबंधित कानून बनाने का अधिकार है। अब राज्य सूची के बारे में अगर हम बात करें तो मान लीजिए आपका पुलिस, जैसे पुलिस आती है, पुलिस किसके अंतर्गत आती है? तो पुलिस एक ऐसा विषय है जो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो अब इसमें अगर संसद को कोई कानून बनाना हो किसी स्टेट के पुलिस को लेकर के, तो अधिकार है उसके पास। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 249 के तहत, कि वह राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? तो न्यायिक पुनरावलोकन की बात करें तो इसकी विवरण अनुच्छेद 32 में मिलता है। विकल्प नंबर बी याद रखेंगे। अनुच्छेद 32 के बारे में हम डिटेल पहले बता चुके हैं। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया जो है ये याद रखिएगा, अनुच्छेद 32 में है। सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है। और अगर हम बात करें हाईकोर्ट को, हाईकोर्ट जो है यानी कि उच्च न्यायालय आपको किस प्रकार से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने पर संरक्षण देता है? तो याद रखिएगा, अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो आर्टिकल 226 अनुच्छेद 226 के तहत सीधा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने पर हाईकोर्ट जाने का अधिकार है। और अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट जाने का जो अधिकार है, अगर मौलिक अधिकारों का आपका उल्लंघन हो रहा है तो अनुच्छेद 32 के तहत आप सीधा सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? इंटर स्टेट काउंसिल की अगर हम बात करें तो इसका वर्णन अनुच्छेद 263 में मिलता है। किसमें मिलता है? अनुच्छेद 263 में है। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति का अधिकार है। तो राष्ट्रपति जो क्षमादान की शक्ति देता है ना, राष्ट्रपति के पास जो क्षमादान की शक्ति है कि किसी के मृत्यु दंड को माफ कर देना, किसी की कोई सजा हो गई उसको माफ कर देना, तो ये सब अधिकार जो है राष्ट्रपति को मिलते हैं अनुच्छेद 72 के अंतर्गत। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ठीक है, हाँ, क्षमादान की शक्ति है। आपको अगर मृत्यु दंड की सजा मिल गई, माफ कराना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट मान लीजिए फैसला दे दिया कि आपको फला व्यक्ति को फांसी की सजा मिल जाए, दे दी गई, तो इसको माफ करने का अधिकार अब देखिएगा बस भारत में एक व्यक्ति के पास है, और वह है भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, चल रहे अगले क्वेश्चन पे। लोकसभा के गठन का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? लोकसभा के गठन का वर्णन है दोस्त भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में। विकल्प नंबर बी याद रखेंगे। लोकसभा के गठन का वर्णन दोस्त अनुच्छेद 81 में मिलता है। अब यहां से 3 अनुच्छेदों को याद रखेंगे। पहला है कि अनुच्छेद 79 में संसद के गठन का वर्णन है। अनुच्छेद 79 में संसद के गठन का वर्णन है। 80 में लोकसभा के गठन का वर्णन है। और अगर हम बात करें 80 में आपका 80 में राज्यसभा के गठन का वर्णन है और 81 में लोकसभा के गठन का वर्णन है। मैं दोबारा से बता रहा हूं, 79 में 79 में जो है संसद के गठन का वर्णन है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन का वर्णन है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा के गठन का वर्णन है। तो तीनों अनुच्छेद याद रखेंगे, 79, 80, 81। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समता का वर्णन है? कानून के समक्ष समता का वर्णन ये बता चुके हैं, अनुच्छेद 14 में है। किसमें है? अनुच्छेद 14। ठीक है, आगे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर 5 प्रकार की याचिकाएं जारी कर सकता है? हम तो बता चुके हैं दोस्त, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। अनुच्छेद 32 विकल्प नंबर डी याद रखेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका और न्यायपालिका के विभाजन का वर्णन है? तो कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग किया गया क्योंकि कार्यपालिका कहीं न्यायपालिका में दखल ना देने लगे। इसका वर्णन दोस्त अनुच्छेद 50 में। वैसे ही याद रखिए 50-50 पे काम क्या होता है? आधा हो जाता है। तो काम को आधा बांट दिया गया, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग कर दिया गया। अनुच्छेद 50 में इसका वर्णन मिलता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ऐसा वर्णन जो है अनुच्छेद 53 में दिया गया है। ठीक है, कार्यपालिका जो है पूरे संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के अंदर निहित कर दी गई। किस अनुच्छेद के अंदर प्रावधान मिला? अनुच्छेद 53 के अंदर प्रावधान है ये।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ऐसा वर्णन दोस्त संविधान के अनुच्छेद 64 में मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में वर्णन है? तो राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में अगर हम बात करें तो इसका वर्णन अनुच्छेद 155 में है। अब अगर राज्यपाल की नियुक्ति की बात करें तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति याद रखिएगा दोस्त, राष्ट्रपति करता है। और राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत है। राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक कोई राज्यपाल किसी राज्य का राज्यपाल रह सकता है ना। प्रसाद पर्यंत उसीलिए कहा गया, जब चाहे वो हटा सकता है, उसकी मर्जी के ऊपर है। तो राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में वर्णन अनुच्छेद 155 में मिलता है। आगे चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पे। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? तो राज्यपाल जो है अध्यादेश, जैसे आपका राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 के तहत है, वैसे ही राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 के तहत है। इस हिसाब से इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब होगा विकल्प नंबर ए। तो ये थे टोटल 50 वो प्रश्न जो परीक्षाओं के अंदर सैकड़ों बार रिपीटेड है, और इनका पूरा निचोड़ निकालकर हमने आपको दे दिया। कोई भी ऐसा पॉइंट हमने नहीं छोड़ा जो इनसे बने हो या इसके आगे पीछे बने हो और आपको हमने न बताया हो। तो पूरा का पूरा हमने कोशिश की अपने तरफ से कि कोई भी पॉइंट ऐसा ना छूट जाए जो इससे सवाल है, उसके इर्द गिर्द जो सवाल बन सकते हैं, उन सारी चीजों को हमने इस वीडियो में रखा है। बाकी दोस्त, अगर ये आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि केवल संविधान, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो या आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, सीएचएसएल सीपीओ, भारत की किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो, हर परीक्षा के लिए मदद ये चैनल आपको करने के लिए तैयार है, और वो भी बेस्ट मटेरियल के साथ। क्योंकि दोस्त, आपको एक बात बता दे रहा हूं मैं लास्ट में, आप शायद हमारे बारे में नहीं जानते होंगे और जानने का जरूरत भी क्या है, आप केवल कंटेंट पढ़िए, खुद ब खुद पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे हल्के हुए मटेरियल को बिल्कुल ही लेने की कोशिश नहीं करेंगे। बाकी मैं खुद बता दे रहा हूं कि 40 से ज्यादा गवर्नमेंट जॉब को मैंने क्रैक किया, और आज आपके सामने इन सारी वीडियो को जो लेकर आ रहा हूं, ये सारे मटेरियल्स जो दे रहा हूं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसको बिल्कुल भी हल्के में ना ले। जो 40 बार सिलेक्टेड हो, 40 बार क्वालिफाई हो, क्या देगा आप खुद समझ सकते हैं। इस वजह से आप ध्यान से इस पूरे मटेरियल को अच्छे से इसको वैल्यू करिए, इसको पढ़िए। बाकी निश्चित रूप से आपके एग्जाम के अंदर काफी मदद मिलेगी, और अपने दोस्तों के बीच सब्सक्राइब करके इस चैनल को और शेयर करते रहिए। चलते हैं दोस्त, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।